हर साल 18-20 हजार करोड़ का नुकसान करते हैं। फिर हम माइका बेचते हैं, उसमें भी यही नुकसान होता है। हम बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान से चूना पत्थर बेचते हैं। चूना पत्थर आप समझते हैं, कैल्शियम जिससे चूना बनाते हैं। दुनिया के देश हमसे खरीदते हैं क्योंकि उससे सीमेंट बनता है, उसमें भी यही नुकसान होता है। गेहूं बेचते हैं तो यही नुकसान होता है, बासमती चावल बेचते हैं तो यही नुकसान हमको होता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि बासमती चावल आप बाजार में खरीदें तो आपको 50 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगा। यही बासमती चावल रुपए का अवमूल्यन होने के कारण 2 रुपए किलो में चला जाता है अमेरिका। यही बासमती चावल। चीनी हम बनाते हैं इस देश में, 2 तरह की चीनी बनती है, एक तो छोटे दाने की और एक बड़े क्यूब वाली जो चीनी होती है ना, बहुत महंगी होती है, 35-40 रुपए किलो की, लेकिन अवमूल्यन के कारण 6-7 रुपए किलो में ही बेचनी पड़ती है हमको। हर साल हम जो निर्यात करते हैं ना, उसमें लाखों करोड़ों रुपए का घाटा होता है। हमारा 1 साल का निर्यात करीब 5 लाख करोड़ रुपए का है इस समय। अगर रुपया और डॉलर बराबर हो तो यही निर्यात 250 लाख करोड़ का होता है 1 साल। इतना नुकसान हम उठा रहे। तो ये नुकसान अब हम ज्यादा दिन नहीं उठाना चाहते। हम चाहते हैं कि रुपया और डॉलर बराबर हो जाए। रुपया और डॉलर कब बराबर होगा? जब हमने लिया हुआ विदेशी कर्ज चुका दिया। जिस दिन हम विदेशी कर्ज चुकाएंगे, रुपया डॉलर बराबर हो जाएगा। रुपया डॉलर बराबर होते ही निर्यात की आमदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी और आयात का खर्चा 50 गुना घट जाएगा। और दोनों मिला दें तो ये देश तो 2-3 साल में ही सोने की चिड़िया हो जाएगा। चीन तो हमसे टक्कर नहीं ले पाएगा, इतना आगे हम निकल जाएंगे। आज दुनिया में यह कहा जाता है चीन सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है। अमेरिका भी चीन से अब पीछे रह गया है। हम चीन के आगे निकल जाएंगे क्योंकि हमारे पास ट्रेड सरप्लस होगा, डेफिसिट नहीं होगा। और कुछ बात बताता हूं, अगर रुपया डॉलर बराबर हुआ तो आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा? जो चीजें आप बाजार से खरीद रहे हैं सब सस्ती हो जाएंगी। जो डीजल आप इस समय खरीदते हैं 35 रुपए लीटर, ये हो जाएगा 10 से 12 रुपए लीटर। जो पेट्रोल आप खरीदते हैं 50 रुपए लीटर, ये हो जाएगा 17-18 रुपए लीटर। जो रसोई गैस का सिलेंडर आप लेते हैं 350 रुपए का, ये हो जाएगा 45 रुपए का। जिस लड़के या लड़की को इंजीनियरिंग पढ़ाने में आपका 2.5-3 लाख खर्च होता है, वो 25,000 में ही इंजीनियरिंग पढ़ लेगा। जिसको मेडिकल के एग्जामिनेशन से लेके डॉक्टर बनाने तक 5-7 लाख खर्च होता है, वो मुश्किल से 50,000 के खर्चे में हो जाएगा। आप अगर दिल्ली से न्यूयॉर्क जाएं और न्यूयॉर्क से वापस दिल्ली आए, मुश्किल से 7-8 हजार रुपए में आपका किराया हो जाएगा, जो इस समय 90,000 तक खर्च होता है। सारी कीमतें गिरेंगी क्योंकि रुपए की कीमत बढ़ेगी, डॉलर की कीमत गिरेगी। और भारत की जो संपत्ति है अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50 गुनी ज्यादा हो जाएगी। इसी कीमत पर आमदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी। हमें सब चीजों में बढ़ोतरी होगी अगर रुपया और डॉलर बराबर हो। और ये तब बराबर होगा जब हम कर्ज वापस करें। कर्ज वापस तब करेंगे जब 18 लाख करोड़ हमारी जेब में हो। ये आएगा कहां से? ये स्विस बैंक का पैसा वापस लाने के बाद ही आएगा। तो एक तो उस पैसे से कर्ज चुकाना है, दूसरा गांव का विकास करना है। गांव का विकास करने में 50 लाख करोड़ चाहिए, कर्ज देने में कम से कम हमको 18 लाख करोड़ चाहिए। तो करीब करीब आप समझ लो 68 लाख करोड़ 70 लाख करोड़ खर्च हो जाएगा। फिर भी हमारे पास करीब करीब 60 लाख करोड़ बचेगा। और उस 60 लाख करोड़ को अगर हम फिक्स डिपॉजिट में रख दें, भारत माता के नाम से फिक्स डिपॉजिट कर दें और 10% का ब्याज उस पर मिलता रहे, तो साल का ब्याज करीब 6.25-6.5 लाख करोड़ का होगा। माने पूरा बजट हम बना सकेंगे बिना एक पैसा किसी पर टैक्स लगाए हुए। पूरी अर्थव्यवस्था को टैक्स फ्री कर सकते हैं। टैक्स सब हटा सकते हैं, इनकम टैक्स हटा सकते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स हटा सकते हैं, सेंट्रल एक्साइज हटा सकते हैं, सारे टैक्स खत्म कर सकते हैं। और टैक्स खत्म होते ही हर चीज 70% सस्ती हो जाएगी। जो पेन आपको अभी 10 रुपए का मिलता है, ये 3 रुपए का हो जाएगा।
जो घड़ी आपकी 300 रुपए की है, ये 100 रुपए की हो जाएगी। हर चीज 60 से 70% सस्ती होगी टैक्स हटते ही। तो देश चलाने का खर्चा कहां से आएगा? टैक्स नहीं लगाएंगे। तो हमने बता दिया, स्विस बैंक के बचे हुए पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रख दो, साल के ब्याज से ही देश चल जाएगा। और दूसरा एक रास्ता है अपने पास कि सब टैक्स खत्म कर दो, एक टैक्स लगाओ, सिर्फ ट्रांजैक्शन टैक्स, और वो भी टोटल ट्रांजैक्शन का 2% सिर्फ। हमारे देश में बैंक में लेन देन होता है साल में, महीने में और हर दिन। चेक और ड्राफ्ट के द्वारा जो लेन देन है वो 1,25,000 करोड़ हर एक दिन का है। साल का लेन देन 400 लाख करोड़ का है। और कैश का लेन देन इसमें जोड़ दें तो वो चेक और ड्राफ्ट से ज्यादा। आपको मालूम है हम कैश में ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हैं चेक और ड्राफ्ट की तुलना। सारे काम हम कैश में करते हैं, सब्जी कैश में खरीदते हैं, अपने घर की नौकरानी को कैश में पैसा देते हैं, कोई चेक से नहीं देता, कोई ड्राफ्ट से देता है। नौकरों को, नौकरानियों को सब कैश में देते हैं, सब्जी खरीदते हैं, दुकान पे जाते हैं, सब कैश में करते हैं। माने चेक से ज्यादा हमारा कैश का व्यवहार है। तो कैश के व्यवहार को या तो चेक में ले आओ या सारे व्यवहार को ओपन कर दो, वाइट कर दो। और ये वाइट कब हो जाएगा? आप इनकम टैक्स हटा दो, ये सारा व्यवहार अपने आप ओपन हो जाएगा, सब वाइट हो जाएगा। ये छुपाना तब पड़ता है जब इनकम टैक्स का डर रहता है। आप इनकम टैक्स हटा दो, डर खत्म हो जाएगा। इनकम टैक्स इसलिए भी हटाना जरूरी है कि अंग्रेजों के जमाने का लगाया हुआ टैक्स है, वो हमारा नहीं है। 1860 में अंग्रेजों ने ये टैक्स लाया था और अंग्रेजों की योजना ये थी कि भारतवासियों से लूट लूट कर पैसा लंदन लेके जाना है, इसलिए ये टैक्स उन्होंने लगाया था। अंग्रेजों ने टैक्स पता है कैसे लगाए थे? वो ये कहते थे कि भारत का आदमी कोई भी चीज का उत्पादन करे तो उसके उत्पादन पे ही टैक्स लगा दो, एक्साइज ड्यूटी। फिर उस उत्पादन को वो बेचने के लिए बाजार में जाए तो बेचने पे टैक्स लगा दो, सेल्स टैक्स। फिर बेचकर मुनाफा कमाए तो उसके मुनाफे पे टैक्स लगा दो, इनकम टैक्स। फिर उस सामान को एक गांव से दूसरे गांव में लेके जाए तो दोनों गांवों में टैक्स लगा दो, एक में एंट्री टैक्स, एक में एग्जिट टैक्स। फिर अंग्रेजों की सड़क पर से लेके जाए तो वहां टैक्स लगा दो, टोल टैक्स। फिर ऑक्ट्रॉय लगा दो। ऐसे करके 20 टैक्स उन्होंने प्लान किए। आजादी के 62 साल के बाद ये टैक्स क्यों चलने चाहिए? क्योंकि अंग्रेजों ने तो लूटने के लिए लगाए थे, तो हम खत्म करना चाहते हैं। सारे टैक्स खत्म कर दो, हिंदुस्तान का हर आदमी ईमानदार हो जाएगा। क्योंकि बेईमानी इस देश के लोगों को टैक्स डिपार्टमेंट ने सिखाई है। इस देश का आदमी बेईमान नहीं है, ये तो इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सेल्स टैक्स के डिपार्टमेंट्स हैं और कानून हैं जो बेईमान बनाते हैं इस देश के लोगों को। आपने 100 रुपया कमाया, उसमें से 35 रुपए इनकम टैक्स में दे दिया तो 65 रुपए आपका व्हाइट है, नहीं दिया तो 100 रुपए ब्लैक है। रुपया तो रुपया है, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। ये तो कानून गलत है, जो कुछ पैसे को व्हाइट कहता है, कुछ को ब्लैक कहता है। और इस कानून का दुष्चक्र पता है कितना खतरनाक हो गया है कि इस देश की अर्थव्यवस्था में जो कुल उत्पादन होता है, जिसको जीडीपी कहते हैं, जो 48 लाख करोड़ का है, उसका 70% हिस्सा ब्लैक इकोनॉमी में चलता है। 36 लाख करोड़ रुपए ब्लैक में चलता है, इस देश में घूमता है। और लोग ब्लैक में ट्रांजैक्शन कर क्यों रहे हैं? इनकम टैक्स के डर के कारण। लोगों ने पैसा छुपा के क्यों रखा हुआ है? इनकम टैक्स के डर के कारण। हटा दो इनकम टैक्स, लोगों ने जितना पैसा छुपा के रखा हुआ है सब बाजार में आ जाए और सारा ट्रांजैक्शन वाइट में हो जाएगा। हर आदमी ईमानदार है और ईमानदारी से जीना चाहता है। टैक्स डिपार्टमेंट उसको ईमानदार नहीं रहने देता। हम चाहते हैं ये इनकम टैक्स खत्म हो जाए, सेंट्रल एक्साइज सब खत्म हो, ट्रांजैक्शन जो हो रहा है इस पर 2% टैक्स लगा दो तो साल का एक इकट्ठा होता है रुपया 18,20,000 करोड़, जो इस समय के कलेक्शन से 3 गुना ज्यादा है। सारे टैक्स हम खत्म कर दें और 18,20,000 करोड़ हमें मिले तो हम तो बजट 18,20,000 करोड़ का बनाएंगे। अभी तो 10 लाख करोड़ का बनता, बिना किसी से भीख मांगे हुए, बिना किसी से दान मांगे हुए अपने पैरों पर इस देश को खड़ा करेंगे, स्वावलंबी बनाएंगे। और जो स्वावलंबी होता है वही स्वाभिमानी हो सकता है। हमें एक स्वाभिमानी भारत का निर्माण करना है, इसीलिए भारत स्वाभिमान अभियान हमने शुरू किया है।
और इस स्वाभिमानी भारत के निर्माण का ये रास्ता है। अब आप बोलेंगे जी हम क्या करें? आप इसमें हमारी मदद करो तभी ये होगा, आपकी मदद के बिना नहीं होगा। हम अगर अकेले कर लेते इस काम को तो मैं हरिद्वार से 2000 किलोमीटर चल के आपके बीच में नहीं आता। अकेला अगर कर लेता मैं इस काम को, या स्वामी रामदेव जी कर लेते अकेले, तो मैं नहीं आता। क्या जरूरत है? हम अकेले नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र में कोई भी काम करवाना हो तो बहुमत चाहिए। हमको इस काम के लिए बहुमत चाहिए। तो आप हमारा बहुमत बने। कैसे? हमारी ताकत बने। ताकत आप हमारी कैसे बनेंगे? हमारे इस अभियान में आप जुड़ जाएं। जुड़ने का रास्ता क्या है? बहुत सरल है। इस अभियान में सदस्य बनने के लिए एक फॉर्म है, वो भर दें। यहाँ की जो स्थानीय समिति है ना, होशंगाबाद की पतंजलि योग समिति, ये आपको फॉर्म दे देगी। भारत स्वाभिमान समिति से फॉर्म ले लीजिए। ये अजय भाई और ये सब लोग यहीं के संचालक हैं, इनसे फॉर्म ले लीजिए, भर के इनको दे दीजिए। उसमें कुछ मेंबरशिप फीस है। साधारण सदस्य बनना है तो 51 रुपए देना है बस, और असाधारण बनना है तो 1100 रुपए देना है। तो मेंबरशिप आप कर दीजिए, तो हमें थोड़े फंड्स मिल जाएंगे काम करने के लिए, और आप हमसे जुड़ जाएं। हमारी शक्ति जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, ये सब काम हम आसानी से करा लेंगे। क्यों? संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में संगठन की शक्ति ही बड़ी होती है। सतयुग जब होता हो तब राजा की शक्ति बड़ी होती थी, अब कलयुग में संगठन की शक्ति बड़ी है। तो हमें संगठन की शक्ति खड़ी करनी है। हमें 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ लोग ऐसे जमा करने हैं। हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों के पास कुल मिलाकर 4 करोड़ सदस्य हैं, सबके पास। बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, 40 और 8 48 पार्टियों के पास 4 करोड़ मेंबर हैं। हमारी कोशिश है कि 5 करोड़ हमारे पास हो जाएं, वो 48 एक तरफ हो जाएं तो भी हमारी लाइन उनसे बड़ी हो जाए। और जिस दिन 5 करोड़ हो जाएंगे तब इनकी नाक में हम नकेल डाल देंगे। ये सब वही करेंगे जो हम कहेंगे, कुछ और कर ही नहीं सकते। हम डिक्टेशन देंगे और ये नियम बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे। ऐसी स्थिति हम इस देश में लाना चाहते हैं। सरकार किसी की भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी की या कांग्रेस की। हम बताएंगे ये कानून बनाओ तो वो बनाएंगे। हम कहेंगे ऐसी नीति चलाओ तो वो चलाएंगे। नहीं चलाएंगे, कान पकड़ के उतारेंगे, दूसरे को बिठाएंगे। हम नहीं बैठेंगे वहां जाकर। भारत स्वाभिमान का स्पष्ट कहना है कि हमें सत्ता और सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन हमारा दूसरा भी स्पष्ट कहना है कि सत्ता और सिंहासन पर बैठे हुए लोग अगर इसी मद में चूर रहें, लूटते रहें, घोटाले करते रहें, भ्रष्टाचार करते रहें, तो 1 मिनट उनको चैन की नींद सोने नहीं देंगे हम। वो अब खबरदार हो जाएं और सावधान हो जाएं। इसी के लिए ये सारा अभियान है। तो आप हमारे संगठन से जुड़िए, थोड़ी हमारी ताकत बड़ी होगी, और इस ताकत की ताकत पर या इसके दम पर ये काम हमें करना है पूरे देश में। और एक छोटी सी अपील कह के मैं खत्म करता हूं मेरी बात को, फिर आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा, कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी एक काम करें, उससे भी देश को थोड़ा फायदा हो जाए तो अच्छा है। ये तो हम सार्वजनिक जीवन में जो करेंगे वो बात मैंने कही। आपके व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा बदलाव करें, थोड़ा चेंज करें इस देश के फायदे के लिए। क्या बदलाव करें आप पूछेंगे, तो सीधी सी बात है, कर्ज बहुत है देश पे। अब जब ज्यादा कर्ज हो जाता है किसी देश पे तो क्या करना चाहिए? इसको ऐसे सोचने की कोशिश करिए, हमारे घर पर बहुत कर्ज हो गया, अब हम क्या करें? तो हम 2 ही काम करेंगे, या तो घर के खर्चे घटाएंगे या घर की आमदनी बढ़ाएंगे। 2 ही काम करेंगे ना। घर के ऊपर अगर कर्ज बढ़ता है तो घर के खर्चे घटाते हैं और आमदनी बढ़ाते हैं। तो देश हमारा बड़ा घर है, इसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, तो देश के खर्चे घटाइए और देश की आमदनी बढ़ाइए। ये मेरी आपसे व्यक्तिगत अपील है। तो आप बोलेंगे इसके लिए क्या करें?
इसके लिए अपनी जिंदगी में थोड़ा बदलाव करिए, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। देश का खर्चा घटाना माने एक एक देश का नागरिक उसका खर्चा घटाना। तो कहां से खर्चा घटेगा? तो आप अपनी जिंदगी को सवेरे से शाम तक देखिए, आप क्या क्या फालतू खर्चा ऐसा कर रहे हैं जिसको बचाया जा सकता है। फालतू खर्चा क्या क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं क्या क्या फालतू खर्चा आप कर रहे हैं जिसके बिना आपका जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है। ना खर्च करें वो पैसा तो भी जीवन चल सकता है। सबसे बड़ा फालतू खर्चा ये जो देश कर रहा है चाय पीने में। सवेरे से लेकर शाम तक हम जितनी चाय पी जाते हैं, एक साल में वो 70 करोड़ किलोग्राम होती है, और 1 किलो चाय 150 रुपए की आती है। तो 70 करोड़ किलोग्राम चाय को गुणा करेंगे तो 90,000 करोड़ से ऊपर का बिल बैठता है चाय पीने का इस देश का। ऐसे मूर्ख लोग हैं इस देश में, उठते ही चाय। हाँ, कुछ भी काम बाद में करेंगे, चाय पहले पिएंगे। संडास और टट्टी भी बाद में जाएंगे, चाय पहले पिएंगे। कहते हैं टट्टी उतरती नहीं बिना चाय पिए। उठते ही चाय पीते और सोते चाय। और सरकारी दफ्तरों में तो चाय के अलावा कुछ होता ही नहीं है। जब कभी चले जाओ, कहां गया भाई आदमी? चाय पीने गया। कहां गया? चाय पीने गया। सारे रिश्वत के काम चाय के नाम पर, सारे घूसखोरी के काम चाय के नाम पर। चाय पीने चलो, दे दो पैसे। वो कहते हैं ना, कोई भी कर्मचारी कहेगा जी चाय पीने चलो, समझ लो पैसे मांग रहा है। तो खर्चा पानी सब चाय के नाम पर। ये चाय बंद करो। और ये चाय इसलिए बंद करो कि ये हिंदुस्तानी नहीं है, अंग्रेजों की लाई हुई है। अंग्रेजों के पहले इस देश में कोई चाय पीता नहीं था, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं चाय पीने की। चाय तो गर्म देश के, ठंडे देश के लोगों को पीने की चीज है, क्योंकि गर्मी लाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। और ठंडे देश तो यूरोप और अमेरिका और कनाडा के हैं। हम तो गर्म देश वाले हैं, हम क्यों पिए? हम तो दूध पिए, दही पिए, लस्सी पिए, छाछ पिए, मट्ठा पिए, नींबू की शिकंजी पिए, नारियल का पानी पिए, संतरे का रस पिए, मौसमी का रस पिए। अपने पास तो पीने के लिए इतनी चीजें हैं, हमको क्यों पीना चाय? आयुर्वेद में चाय निषिद्ध है, आपको मालूम। और आप इसे बार बार पीते हैं तो बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान है कि पेट की एसिडिटी बढ़ाती है, अम्लता बढ़ाती है। चाय में केमिकल जितने भी हैं वो सब एसिडिक हैं, और पेट की अम्लता बढ़ेगी तो खून की अम्लता बढ़ेगी, रक्त की एसिडिटी बढ़ेगी तो रक्त में फिर 80 तरह के रोग पैदा होंगे, और उन रोगों से लड़ने के लिए फिर आपको और हजारों करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। तो चाय पियो, उसमें 70,000 90,000 करोड़ खर्च हो, फिर चाय से जो रोग पैदा हो उसमें और हजारों करोड़ खर्च हो। क्यों फालतू खर्च कर रहे हैं? बंद कर दो, जरूरत नहीं है इसको पीने की। और ये नशा है, रोज पियो फिर एक दिन ना पियो तो सिर में दर्द होता है। नशा है बिल्कुल, ये शराब की तरह का। बंद करो इसको। आप मत पियो, किसी मेहमान को भी मत पिलाओ। हाँ, जो आप नहीं करो तो मेहमान को क्यों करवाना? तो फिर आप बोलोगे फिर क्या करें? विकल्प मैं बताता हूं, दूध पियो। मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि 90,000 करोड़ की जो हम चाय पी रहे हैं, इतने ही करोड़ का दूध पी लें, 90,000 करोड़ का, तो देश की तो दशा ही बदल जाएगी। 90,000 करोड़ का दूध पिएंगे तो 20 करोड़ गाय पालनी पड़ेगी, तब इतना दूध आएगा। और जो 20 करोड़ गाय पालनी पड़े तो गाय का कत्ल आज और अभी से बंद कराना पड़ेगा, तभी 20 करोड़ गाय बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। तो कत्ल होने के लिए जो गाय जा रही है ये रुक जाएगी। और ये जो गाय 20 करोड़ हो गई, हर गाय साल में कम से कम एक बछड़ा या एक बछिया देती है, तो कितने बैल हो जाएंगे? और इतने बैल हो गए तो खेती के काम आएंगे, तो ट्रैक्टर खत्म हो जाएगा, डीजल का खर्चा पूरी तरह से बंद हो जाएगा किसानों का। और जो बैल और गाय बढ़ गए तो गोबर बहुत हो जाएगा, और गोबर इतना हो जाएगा कि हर खेत में डालने के लिए मिल जाएगा, यूरिया खरीदना नहीं पड़ेगा, डीएपी डालना नहीं पड़ेगा। यूरिया डीएपी का 4,80,000 करोड़ का खर्चा बच जाएगा। और जो गाय बैल बहुत हो गए तो उनका मूत्र भी बहुत होगा, उस मूत्र को इकट्ठा करके छिड़कते रहें तो फसल पे कीड़े नहीं आएंगे। तो कीड़े मारने की जो दवाएं डालनी पड़ती हैं, एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये सब बंद हो जाएंगी। इसका 2 लाख करोड़ और बच जाएगा देश को।
कितने फायदे हैं देखो आप। बस एक काम करो, चाय मत पियो, दूध पियो, दूध, एक कप दूध पी लो। और आप दूध पियोगे तो पैसा किसी किसान के ही हाथ जाने वाला है। चाय पियोगे तो पैसा ब्रुक बॉन्ड कंपनी के हाथ जाएगा, लिप्टन के हाथ जाएगा, टी सिटी के हाथ जाएगा, गॉडफ्रे फिलिप्स के, ये सब विदेशी कंपनियां हैं, लूट के पैसा अपने देश में ले जाएंगी। हम वही ठन गोपाल, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूटती थी, अब ये लूटेंगे। तो बंद कर दो आप इसे, तो तुरंत बंद कर दो। फिर पीना क्या है? दूध पी लो। जिनको दूध अच्छा नहीं लगता वो नींबू की शिकंजी पी लें, नारियल का पानी पी लें, संतरे का रस पी लें, मौसम्बी का रस पी लें। और कुछ नहीं अच्छा लगता तो पानी को खूब गर्म करके चाय की तरह से पी लें, पानी ही पी लो चाय की तरह से। तुलसी की पत्ती डाल लो, अदरक डाल लो। परम पूजनीय स्वामी जी ने एक फॉर्मूले से एक दिव्य पेय बनाया, वो पी लो, चाय से अच्छा है वो। हृदय घात के रोगियों के लिए भी, ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए भी, डायबिटिक लोगों, सबके लिए अच्छा है। और उसका एक फायदा और है कि चाय पी के जो जहर इकट्ठा हो गया वो जहर को फ्लश आउट करके बाहर निकाल देता दिव्य पेय। तो वो ही पी लो। उसको पियोगे तो पैसा हमारे ट्रस्ट में आएगा। हमारा ट्रस्ट यही काम करने वाला है, कुछ और नहीं करने वाला है। तो आप तो बंद कर दो कल से, कोशिश करो, आपका जीवन बदलना शुरू होगा। देश के लिए हम बदल रहे हैं, देश के लिए, यहां से शुरू करो। दूसरा एक बदलाव और हो जाए तो बहुत अच्छा है। फालतू का एकदम खर्चा हम करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और दारू का फालतू खर्चा, 20 हजार करोड़ रुपए हम बर्बाद कर देते हैं। एक गुटखे का पाउच है 4-5 रुपए का, मुश्किल से उसमें 10 ग्राम निकलता है, अब तो 5 ग्राम ही हो गया है। 10 ग्राम 8-9 रुपए का, माने 1000 रुपए किलो का हम गुटखा गटकते हैं। 200 रुपए किलो का काजू खा लो, 300 रुपए किलो का बादाम खा लो, 1000 रुपए किलो का गुटखा क्यों खा रहे हो? और गुटखा खा के गाल गलेगा, कैंसर होगा, मरोगे आप सब। 20 लाख लोग मरते हैं हर साल इस देश में कैंसर से, गुटखा खा के, बीड़ी पी के, सिगरेट पी के। बंद करो ये भी फालतू खर्चा, बीड़ी का, सिगरेट का, गुटखा का, दारू का, शराब का, बंद करो, ये खर्चा बचाओ। फिर वो आप बोलोगे जी छूटता नहीं है, छोड़ने के तरीके मैं बता सकता हूं। गुटखा जो किसी का छुड़ाना हो तो उसकी सबसे अच्छी दवा है अदरक। अदरक है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, उसमें नींबू का रस मिलाओ, थोड़ा नमक मिलाओ और धूप में सुखा लो, सुखा के जेब में भर के रखो। जब भी गुटखा खाने की तलब लगे, अदरक का एक टुकड़ा मुंह में रखे चूसो, चूसते रहो, चबाना नहीं, गुटखा खाने की याद ही नहीं आएगी। बहुत सरल है, बहुत आसान। ऐसे बीड़ी सिगरेट छोड़ना है तो उसमें भी अदरक काम आता है, शराब छोड़नी है तो भी काम आता है। अदरक में है क्या, एक केमिकल है, उसका नाम है सल्फर। ये व्यसन करने वालों के शरीर में सल्फर बहुत कम हो जाता है, तो इसकी तलब लगती है बाहर से पूर्ति करने के लिए, तो वो अदरक से पूर्ति कर लो। एक टूथपेस्ट 30 रुपए का 100 ग्राम आता है, 300 रुपए किलो। अब 300 रुपए किलो का पेस्ट रगड़ते हैं और थूकते हैं उसको। 200 रुपए किलो का घी रोटी पे लगा के खाते हैं, 300 रुपए किलो का पेस्ट वॉश बेसिन में थूक के चले आते हैं, कहते हैं हम बड़े स्मार्ट। मैं उनसे कहता हूं और स्मार्ट बनो, तो कहते हैं क्या करें? मैं कहता हूं ये 300 रुपए किलो का पेस्ट इतना महंगा, इसको थूकते क्यों हो? रोटी पे लगा लगा के खा लो, क्योंकि घी से तो महंगा है। फालतू खर्चा पेस्ट का। हमारे देश में 20-25 साल पहले तक कोई नहीं करता था ये पेस्ट। ये टीवी के विज्ञापन में देख देख के हमारा दिमाग खराब हो गया। ब्रश ले आते हैं, पेस्ट ले आते हैं। आपको मैं एक गहरी बात कहना चाहता हूं, वो ये, अमेरिका और यूरोप के देशों में ये टूथपेस्ट जब बिकता है ना, तो उस पर चेतावनी लिखी रहती है अंग्रेजी भाषा में। क्या लिखा रहता है? इट इज कार्सिनोजेनिक, माने कैंसरस। सभी टूथपेस्ट कैंसर करते। क्यों? टूथपेस्ट बनाने में केमिकल डाला जाता है, उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट, वो कैंसर करता है। और ये केमिकल डाले बिना पेस्ट नहीं बन सकता।
टूथपेस्ट जब आप घिसते हो तो झाग बनता है ना, वो झाग बनाने वाला केमिकल यही है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। यही केमिकल होता है शेविंग क्रीम में, यही केमिकल होता है वॉशिंग पाउडर में, यही केमिकल है डिटर्जेंट पाउडर में, वही केमिकल है टूथपेस्ट में, वही केमिकल है शैम्पू में। सब में एक ही केमिकल है, सबकी क्वालिटी एक ही है। अब हम पढ़े लिखे लोगों को क्या लगता है, जो पेस्ट में झाग ज्यादा बने वो उतना ही अच्छा, तो शैम्पू से दांत साफ करो, फिर तो बहुत झाग बनता है उसमें। शेविंग क्रीम लगाओ दांतों में, खूब झाग देगी। ये झाग बनाने वाला केमिकल बहुत खराब है। अमेरिका में तो दांतों के डॉक्टर है ना, वो पेशेंट को जब समझाते हैं तो एक ही बात कहते हैं, डोंट यूज टूथपेस्ट। वो कहते हैं यूज ओनली टूथब्रश। वो कहते हैं खाली ब्रश से दांत साफ कर लो, इस पे पेस्ट मत लगाओ, क्योंकि कैंसरस है। तो आप छोड़ दो इसको, कुछ अच्छा नहीं। और एक महत्व की बात है कि सब टूथपेस्ट, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस जितने भी हैं, ये मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बनते हैं। हमारे देश में हजारों कत्ल खाने चलते हैं, 36,000 कत्ल खाने हैं इस देश में जो चलते हैं। उनमें 4.5 करोड़ जानवर कटते हैं हर साल। उनका मांस बाजार में बिकता है। उनकी जो हड्डियां हैं वो पेस्ट बनाने वाली कंपनियां खरीदते हैं। हड्डियों को सुखाकर पाउडर बनाते हैं, फिर उससे पेस्ट बनता है। और रोज सुबह हम दांतों पे घिसते हैं, धर्म का नाश करते हैं। बंद कर दो आप, अच्छा नहीं। तो आप बोलोगे क्या होगा, पैसे बचेंगे, आपके देश के पैसे बचेंगे। अब आप दांत कैसे साफ करेंगे? दांत साफ करो नीम के दातुन से, बबूल के दातुन से, करंज के दातुन से, पाकड़ के दातुन से। टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं। हर गांव में दातुन मिलती है, गली गली मिलती है, आसानी से उपलब्ध है। तो वही आप करो। आप बोलोगे जी दातुन करेंगे तो पेड़ खत्म हो जाएंगे, उसका भी हिसाब बताता हूं। एक दातुन को 7 दिन करना तो पेड़ कभी भी खत्म नहीं होंगे। क्यों? दातुन के लिए जो डंडी तोड़ते हैं ना, तो जितनी आप तोड़ते हैं 7 दिन में उतनी बड़ी फिर हो जाती है, वो मेंटेन रहता है वो साइकिल। तो एक दातुन तोड़ो, 7 दिन चलाओ। कैसे? दातुन को चबा लिया, आगे का हिस्सा चाकू से काट दिया, रात को पानी में डाल के रखा, दूसरे दिन फिर चबा लिया, 6-7 दिन तक चल जाएगा। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि ये तो बड़ी गंदी बात है, एक ही दातुन को 7 दिन कैसे करें? तो आप ये बताओ, एक टूथब्रश को कितने दिन कर लेते हो? 1-1 साल ब्रश रगड़ लेते हैं, तो दातुन 7 दिन करने में क्या बुराई? और दातुन तो फ्रेश है ना, क्योंकि आगे का काट दिया। दातुन आप करो। और दातुन करना है तो 2 फायदे, एक तो दांत मजबूत, मसूड़े स्वस्थ, और फोकट में हो जाएगा सब काम, खर्चा बच गया। और मैंने एक दिन सोचा कि हम पेस्ट बंद ही कर दें और उतने ही पैसे में दातुन खरीदने लगे, और एक दातुन 50 पैसे का ही बिके मान लो, तो 35 से 40 लाख लोगों को तो रोजगार दातुन बेचने से ही मिल सकता है पूरे देश में। आप कभी बंबई जाओ तो बंबई के सभी रेलवे स्टेशन पे दातुन मिलता है, 1 रुपए का 2, 2 रुपए का 3, 3 रुपए का 4। जो बंबई में मिल सकता है तो होशंगाबाद में भी मिल सकता है। रोजगार बढ़ा सकते हैं। तो पेस्ट बंद करके, ब्रश बंद करके दातुन करें। दातुन कभी नहीं मिले, कोई मजबूरी हो जाए तो दंत मंजन कर लें। बहुत सारे दंत मंजन भारत में बनते हैं, और दंत मंजन घर में बना सकते हैं। थोड़ा हल्दी ले लो, थोड़ा नमक ले लो, थोड़ा तेल ले लो, तीनों को मिलाओ, दांत पे घिस लो, बहुत अच्छा है। खर्चे बचाने, और खर्चा कहां बचा सकते हैं? शेविंग क्रीम मत लगाओ, खर्चा बचेगा बहुत पूरे देश का। 50 करोड़ मर्द हैं जो शेविंग क्रीम में हजारों करोड़ खर्च करते हैं। या तो स्वामी रामदेव जी की तरह से दाढ़ी रख लो तो खर्चा बचेगा। दाढ़ी नहीं है तो बिना शेविंग क्रीम के दाढ़ी बनाओ, खर्चा बचेगा। आप बोलेंगे कैसे बनाएं? मैं आपको तरीका बताता हूं। थोड़ा दूध ले लो, दूध, कच्चा दूध, उसको चेहरे में लगाओ, चेहरा एकदम सॉफ्ट हो जाता है स्किन। फिर रेजर चलाओ, बहुत चिकनी दाढ़ी बनती है। मैं 10 साल से बनाता हूं। और 4 फायदे हैं इसके। पहला फायदा है ब्लेड का खर्चा कम, क्योंकि जब दूध लगाते हैं ना तो चिकनाई बढ़ जाती है, तो रेजर आसानी से चलता है, तो ब्लेड कम घिसता है, तो ब्लेड का फायदा।
दूसरा फायदा, दूध लगाओ तो गंदगी निकल जाती है चेहरे की। दूध जो है ना बेस्ट क्वालिटी क्लिनजिंग एजेंट है। जितने बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स हैं ना, वहां सब मिल्क क्लिनजिंग ही होता है, दूध से ही चेहरा साफ करते हैं। तो रोज दूध लगाएंगे, चेहरा साफ रहेगा, कील मुहां से नहीं निकलेंगे, चेहरा चमकेगा, आप सब स्मार्ट हो जाएंगे। फोकट में स्मार्ट बनने का तरीका बता रहा हूं। दूध से दाढ़ी बनाओ। दूध ना मिले तो दही से बना लो, थोड़ा दही लगा लिया, रेजर चला लिया। नहीं तो गर्म पानी ले लो, गर्म पानी से भी दाढ़ी बनती है। नहीं तो नहाते समय दाढ़ी बना लो। नहीं तो सबसे आसान तरीका है कि एक बूंद तेल ले लो, पानी में मिला के चेहरे पे लगा के रेजर चलाओ, एकदम डीप कट होता है, क्लीन शेव होती है। शेविंग क्रीम का फालतू खर्चा बंद कर दो। फिर और एक फालतू खर्चा आप बंद कर सकते हो, साबुन का। फालतू साबुन ज्यादा मत लगाओ। तो कैसे नहाएं? बेसन से नहाओ, चने के आटे से, मुल्तानी मिट्टी से नहाओ। नहीं तो तौलिया भिगा लो पानी में, गीले तौलिया से शरीर रगड़ लो, पानी से नहा लो। नहीं तो दूध से नहा लो। हमारे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार आता है, शंकर भगवान को दूध से ही नहलाते हैं। तो भक्त क्यों नहीं दूध से नहा सकते? जब भगवान नहा सकते तो भक्त नहा सकते। हम जब बुजुर्गों के पांव छूते हैं ना, तो वो आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। कभी किसी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, लक्स लगाओ पूतो फलो? या लाइफ बॉय लगाओ पुत्रियां फलो? हमेशा कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो। तो बुजुर्गों की इतनी तो मानो कि दूध से नहाओ। अब दूध से नहाने के फायदे क्या हैं? दूध से नहाने का फायदा, एक तो दूध की बिक्री बढ़ेगी, मुनाफा किसानों को मिलेगा, गाय पालनी पड़ेगी, भैंस पालनी पड़ेगी, पशुधन बढ़ेगा। पशुधन ही देश का धन है। वो कहते थे ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। तो गाय पशु ये सब धन है, देश का संपत्ति है, बोझा नहीं है कोई। दूध की डिमांड बढ़े तो यही होने वाला है। और दूध से नहाएंगे तो और एक फायदा है, साबुन का खर्चा कम। दूध से नहाए तो और एक फायदा, गंदगी निकल जाती है। आप थोड़ा दूध ले लो, चेहरे पे लगाओ, फिर रुई से चेहरा पूछो, एकदम काला काला रुई हो जाता है, क्योंकि गंदगी सब निकल आती है उससे। दूध एक अकेली चीज है पूरी दुनिया में जो लगाने के 2 मिनट बाद ही गंदगी को खींच लेता है। इसलिए ब्यूटी पार्लर में मिल्क क्लिनजिंग होता है, सोप क्लिनजिंग कहीं नहीं होता। तो आप सोचो, नहाना दूध से शुरू करो। 1-2 चम्मच दूध लगता है, 1-2 चम्मच कच्चा दूध लेके तेल की तरह से रगड़ लो, पानी से नहा लो, तो त्वचा एकदम नरम रहती है। त्वचा नरम रहेगी तो कोल्ड क्रीम का खर्चा बचेगा, पामोलिव नहीं लगाना पड़ेगा, ओल्ड स्पाइस नहीं लगाना पड़ेगा, फेयर एंड लवली नहीं लगाना पड़ेगा। वो हजारों करोड़ का खर्चा बचेगा। लोग फेयर एंड लवली लगा लगा के परेशान है, कहते हैं इससे गोरापन आता है। मैंने एक भैंस को 4 साल लगा के देख लिया, वो अभी भी काली की काली है। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे। जो काला है, जो गोरा है वो गोरा है। और जो काला गोरा हो जाता फेयर एंड लवली से, तो अफ्रीका वाले तो सब गोरे होते। कोई क्रीम काले को गोरा नहीं बना सकती, ये तो मूर्ख बनाते हैं वो विज्ञापन। और हम कितना खर्चा करते हैं? 25 ग्राम फेयर एंड लवली 40 रुपए की है, 50 ग्राम 80 की, 100 ग्राम 160 की, 1 किलो 1600 रुपए की। अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाते हैं, 400 रुपए किलो बादाम नहीं खाते। क्या मूर्खता है। बंद करो ये क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश सब बंद कर दो, फालतू का बहुत खर्चा बचेगा। फिर आप कहेंगे जी सुंदरता नहीं आएगी। सुंदरता गुण, कर्म और स्वभाव से आती है, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक से नहीं आती। जिसके गुण अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, स्वभाव अच्छा है, वो सबसे ज्यादा सुंदर है। ये हमेशा याद रखो आप। और हम किसी को भी याद करते हैं ना, तो गुण, कर्म, स्वभाव पर याद करते हैं, सुंदरता से किसी को याद नहीं किया जाता इस देश में। हम झांसी रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं इसलिए कि बहुत गोरी थी, या कित्तूर चन्नम्मा को इसलिए याद करते हैं कि बड़ी गोरी थी, सुंदर थी। नहीं, उसने काम ऐसा किया देश के लिए, इसलिए याद करते हैं। कर्म किया, गुण उसमें ऐसे थे, तो गुण याद रखे जाते हैं, कर्म याद रखा है। कभी कोई आदमी मरता है ना, तो ऐसे कोई याद नहीं करता, ओ मर गया, कितना गोरा था बेचारा, मर गया। कोई याद नहीं करता।
हमेशा याद करते हैं वो कितना गुणी था, देशभक्त था, राष्ट्रभक्त था, धर्म प्रेमी था, मर गया, ऐसे याद करते। गुण याद होते हैं, कर्म याद होते हैं, स्वभाव याद होता है। सुंदरता याद नहीं रहती, क्योंकि सुंदरता क्षणिक है, नश्वर है, हमेशा नहीं रहती। क्यों फंस गए इसमें फिर क्रीम पाउडर लिपस्टिक? हम तो हिंदुस्तानी लोग कहते हैं आत्मा की सुंदरता की बात है, शरीर में कहां फंसे। तो ये थोड़ा आप बदलने की कोशिश करो, बहुत देश का धन बचेगा। मैंने एक दिन छोटे छोटे ये हिसाब निकाले तो पता चला कि 2,32,000 करोड़ रुपए हम बचा सकते हैं अगर जिंदगी में एक सूत्र पालन करें, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जीवन सरल हो, विचार उच्च से उच्चतम, इतने से ही 2,32,000 करोड़ बचा सकते। तो आप बचाने की कोशिश करो। अगर आपकी जिंदगी एक जोड़े जूते में चलती है तो दूसरा मत खरीदो तब तक जब तक वो फटे नहीं। एक जोड़े चप्पल में जिंदगी चलती है तब तक मत खरीदो जब तक वो फटे नहीं। 2 शर्ट 2 पैंट जब तक चल रहे हैं तब तक दूसरा मत बनवाओ जब तक पहला फटे नहीं। इस तरह का सोचना अगर हम शुरू कर दें, भगवान ने हमें गरीब नहीं बनाया, लेकिन हम गरीबी को समझकर सोचकर अपने जीवन में धारण करें ताकि 84 करोड़ हमारे गरीब अमीर हो जाएं, समृद्धशाली हो जाएं, वैभवशाली हो जाएं। हमें उनके लिए ये सोचना है। आप बस अपने जीवन में करो। और भारत का हर महान व्यक्ति यही किया। गांधी जी को देखो, बैरिस्टर पास, LLB, LLM सब किया, टाई लगाने वाले, सूट पहनने वाले, कोट पहनने वाले सब छोड़ दिया, लंगोटी धारण कर लिया। उसी दिन से देश ने उनको महात्मा कहना शुरू कर दिया। श्री राम ने घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया, सुविधाएं छोड़ दी, वन में चले गए, कष्ट झेलना शुरू किया, तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहना हमने शुरू किया। महावीर ने जब अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, वैभव छोड़ा, संसार छोड़ा, तो हमने उसको तीर्थंकर कहना शुरू कर दिया, भगवान मान लिया। गौतम बुद्ध ने जब सब कुछ छोड़ा, महल, सुख, सुविधाएं, तब उनको महात्मा कहा गया। इस देश में जिसने जितना ज्यादा त्याग किया वो उतने ही ऊंचे सिंहासन पर बैठा। यही हमारी परंपरा है। भोग करना हमारी परंपरा नहीं है, त्याग करना। और त्याग करना तो देश के लिए, समाज के लिए, अपने भाई बांधवों के लिए। ये सोचकर अगर हम अपने जीवन को फिर से रीडिजाइन करें तो बहुत लाभ इस देश को होता है। और एक छोटी सी बात और, कि आप कुछ अपने जीवन में ऐसा करो, खर्चा और कम हो सकता। बीमार पड़ना बंद कर दो, बहुत खर्चा बचेगा। हर साल हम 6.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं बीमारियों के इलाज पर, और इलाज नहीं हो पाता। कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही, ना ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है, ना डायबिटीज ठीक हो रही है, ना हार्ट अटैक, ना कार्डियक अरेस्ट, ना ब्रेन हेमरेज, एक भी बीमारी ठीक नहीं हो रही। 6.5 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं हर साल। तो रास्ता क्या है? बीमार पड़ना बंद करो, तभी बीमारी ठीक होगी। बीमार पड़कर इलाज करें और पैसा खर्च करें, ये तो मूर्खता है। बीमार ही ना पड़े तो क्या करें? थोड़ा योग कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो। स्वामी रामदेव जी रोज सवेरे फोकट में सिखाते हैं 5 से 7:30 आस्था चैनल पे। कोई पैसा नहीं लगता, कोई फीस नहीं लगता। शुरू करो, चालू हो जाओ। थोड़ा भस्त्रिका कर लिया, थोड़ा कपालभाति कर लिया, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिया, थोड़ा उद्गीत कर लिया, थोड़ा प्रणव कर लिया। 6-7 प्राणायाम वो बताते हैं, वो आप ध्यान से कर लो। आधा पौना घंटे ही रोज कर लो तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका डायबिटीज, आपका अर्थराइटिस, ऐसी 20 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों बीमारियों से आप बचेंगे। और दूसरों को करवा दो। इसके लिए क्लास चलती है, योग कक्षाएं चलती हैं, यहाँ होशंगाबाद में भी होती होंगी, यहाँ भी योग शिक्षक हैं, उनके शरण में चले जाओ, उनको बुलाओ, वो सिखाएंगे, आप सीख लो उनके पास जाके। ये सब निशुल्क है, इसमें कोई फीस नहीं लगती। ये सारे हमारे पदाधिकारी पहले योग शिक्षक हैं, बाद में पदाधिकारी हैं। ये सब कक्षाएं लेते हैं, सब सिखाते हैं प्राणायाम। हमारे यहाँ नियम ही है कि पदाधिकारी वही हो सकता है जो खुद सीखा हुआ हो और दूसरों को सिखाता हो। तो आप इनसे कभी भी सीख सकते हैं और खुद कर सकते हैं। महीने में कुछ स्पेशल क्लास भी ये लोग आपकी करा सकते हैं
4 दिन 5 दिन महीने में, और सामान्य कक्षाएं तो रोज चल सकती हैं। तो योग प्राणायाम से आप स्वस्थ रहना सीख लो, और थोड़ा आयुर्वेद के मोटे मोटे कुछ नियम अपने जीवन में आप जान लो तो बीमारियां आएंगी ही नहीं। आयुर्वेद में एक बड़े महान व्यक्ति हुए, उनका नाम था बाघभट्ट। जैसे चरक थे ना सुश्रुत, वैसे ही बाघभट्ट। उन्होंने कुछ नियम बनाए, और उनका यह कहना है कि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करे बीमारी नहीं पड़ सकता। आप उन नियमों का पालन कर लो, बहुत आसान नियम है। महर्षि बाघभट्ट कहते हैं वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रखो तो बीमारी आएगी नहीं। बस इतनी सी बात है। अब वात पित्त कफ को संतुलित रखने के लिए क्या क्या करें, 3-4 उनके छोटे छोटे नियम आप अगर कर लो तो बहुत अच्छा है। उनका पहला नियम है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। पानी 1 से 1.5 घंटे के बाद पियो, क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं ना तो पेट में अग्नि जलती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं, वही खाने को पचाती है। अब आप खाना खाते ही पानी पी लेते हैं तो वो अग्नि शांत हो जाती है, फिर खाने के पचने का काम बंद हो जाता है, फिर खाना सड़ता है, और सड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा रोग पैदा करता है। इसलिए कहा गया भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है, मत पियो, 1-1.5 घंटे बाद पियो। दूसरा उनका नियम है पानी घूट घूट भर के पियो, 1-1 सिप। क्यों, मुंह की लार है ना वो पूरी पानी में मिलके अंदर जानी चाहिए, क्योंकि ये मुंह की लार है ना ये क्षारीय है और पेट में अम्ल बनता है। क्षार और अम्ल अगर मिलता रहे तो न्यूट्रल कर देता है एक दूसरे को, तो पेट न्यूट्रल रहे तो जिंदगी में बीमारी नहीं आती। इसलिए पानी घूट घूट पियो, 1-1 सिप करके। आप पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, 1-1 घूट पानी पीते। चिड़िया को देखो पानी पीते हुए, 1-1 ड्रॉप पानी का उठाती है, 1 बूंद, फिर ऐसे ऐसे मुंह चलाती है, फिर पीती है। सभी जानवरों को देखो, कुत्ता पानी चाट चाट के पीता है, शेर, चीता, लकड़भग्गा, ये सब पानी को सिप करके पीते। और किसी चिड़िया को आपने ओवरवेट नहीं देखा होगा, किसी जानवर को डायबिटीज नहीं है, कोई ओवरवेट नहीं है। क्यों, सब सिप करके पानी पीते। मनुष्य है जो गटागट 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 पीता है, और वजन के लिए, फिर डायबिटीज के लिए परेशान है, अर्थराइटिस से परेशान है। आप पानी सिप सिप पीने लगो, बहुत फायदा है इसका, इतना फायदा है कि आप सोच नहीं सकते। तो पहला नियम है खाने के 1-1.5 घंटे बाद पानी पियो। दूसरा नियम पानी घूट घूट पियो। तीसरा नियम है बाघभट्ट जी का, सवेरे सोकर उठो तो सबसे पहले पानी पियो, दिन की शुरुआत पानी से करो। बिना मुंह धोए पानी पियो, बिना कुल्ला किए पानी पियो। रात की मुंह की लार जो जमा हो गई ना वो सब पेट में लेके जाओ, थूको मत, क्योंकि वो बहुत कीमती है। सुबह सुबह क्या होता है, पेट खाली होता है तो उस समय एसिड सबसे ज्यादा पेट में बनता है, तो मुंह की लार पेट में जाए तो उसको शांत करती है। इसलिए उठते ही पानी पियो, कम से कम 2-3 गिलास। फिर उसके बाद टॉयलेट में जाओ। चौथा नियम है ठंडा पानी कभी मत पियो, गलती से भी मत पीना। कितनी भी प्यास लगे, तेज गला सूखता हो, ठंडा नहीं पीना, सादा पानी पीना या गुनगुना पीना। क्यों, ठंडा पानी पीते ही सारी गड़बड़ होती है। पेट तो गर्म है, पानी तो ठंडा है। गर्म पेट में ठंडा पानी डालेंगे तो पेट पानी को गर्म करेगा, नहीं तो आप मर जाएंगे। पानी अगर पेट में ठंडा बना रहे 3 मिनट तक तो लीवर, किडनी सारे फंक्शन बंद कर देते हैं, क्योंकि लीवर और किडनी को फंक्शन करने के लिए गर्मी चाहिए, ठंडापन नहीं चाहिए। हार्ट फंक्शन बंद कर देता है। तो 3 मिनट में वो पानी को गर्म करना पड़ता है पेट को, और पानी गर्म करने के लिए ऊर्जा चाहिए, गर्मी चाहिए। गर्मी कहां से आएगी, खून में से, तो सारे शरीर का खून पानी को गर्म करने में लग जाता है। तो 3 मिनट तक शरीर के सभी अंगों में खून की कमी आ जाती है। और एक दिन में 10 गिलास आपने ठंडा पानी पिया तो 3 मिनट के हिसाब से सोचो 30 मिनट, और 1 साल में हजारों गिलास पानी पिया तो सोचो कोई अंग हमेशा के लिए आपका खत्म हो जाएगा। अगर ब्लड की कमी ज्यादा हो गई तो फिर बदल नहीं पाएंगे उसको आप। लीवर खराब हो गया तो ट्रांसप्लांट करने में 15 लाख का खर्चा है। किडनी खराब हो जाए तो 2.5-3 लाख का खर्चा, हार्ट खराब हो जाए तो 7-8 लाख का खर्चा। क्यों आप रिस्क ले रहे हैं? मत पियो ठंडा पानी। फ्रिज में पानी रखना बंद कर दो। फ्रिज पानी रखने के लिए नहीं है, दवा रखने के लिए। तो आप मत पियो, दूसरे को मत पिलाओ। हमेशा सादा पानी पियो, गुनगुना पानी पियो। सर्दियों में तो बहुत अच्छा है,
गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पी सकते हैं, बारिश में तो पानी को उबाल कर ही पीना सबसे अच्छा, जॉन्डिस से भी बचेंगे। तो ये छोटे छोटे नियम है। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, पानी घूट घूट पीना, सवेरे उठते ही पहले पानी पीना, ठंडा पानी कभी नहीं पीना, पानी को हमेशा बैठ के पीना, खड़े खड़े नहीं। खड़े खड़े पिया हुआ पानी सब अर्थराइटिस का तकलीफ बढ़ाता है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द। हमेशा बैठ के पीना। ऐसे ही खाना खाओ तो खाने को इतना चबाओ जितने आपके दांत, 32 दांत हैं तो 32 बार चबाओ। रोटी का टुकड़ा मुंह में रख के 32 बार चबाओ, लार के साथ घुल के पानी जैसा हो के अंदर जाएगा। बहुत अच्छी जिंदगी में सेहत रहेगी आपकी। खूब चबा के खाना खाओ। और 1-2 छोटी छोटी बातें हैं कि खाना खाते समय 2 चीजें ऐसी साथ में ना हो जो एक दूसरे की विरोधी हैं, जैसे दूध और दही साथ में नहीं हो। प्याज खाना है तो दूध मत खाओ, दही खाना है तो प्याज नहीं होना चाहिए। दही में नमक डाल के मत खाओ, मीठी चीज डाल के खाओ, नहीं तो सादा दही खाओ। दही में नमक डालना माने दही का सत्यानाश करना। दही जो है ना, छोटे छोटे जीवाणुओं का घर है। लैक्टोबैक्टीरिया सबसे ज्यादा दही में है, वो जीवित चाहिए शरीर को। जैसे ही 1 चुटकी नमक डालते हैं सब मर जाते हैं। फिर दही खा रहे हैं तो जीवाणुओं की लाश खा रहे हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है दही में कभी भी नमक नहीं डाल के खाना। बूरा डाल के खा सकते हैं, मिठाई डाल के खा सकते हैं, नमक नहीं। और नमक डालने की कोई मजबूरी हो तो सेंधा नमक डालें, काला नमक, सादा नमक नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें अगर हम हमारे जीवन में पालन करते हैं तो बीमारी आती नहीं, तो खर्चा बचता है, तो देश की आमदनी बढ़ती है। तो ये एक रास्ता है देश को बेहतर बनाने का। अपने जीवन को सुखी बनाएं। हमारे देश में ही ये कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, ये भारत में ही है प्रार्थना और कहीं नहीं। तो इस प्रार्थना को हम हमारे जीवन में उतारें। हम सुखी बने, दूसरों को सुखी बनाएं। ये छोटी छोटी ज्ञान की बातें आपने सीखी, दूसरों को सिखाएं। सारे देश में, घर घर में, गली गली, गांव गांव ये जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। ये एक बड़ा काम और आप कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। तो ये मेरी आपसे व्यक्तिगत अपील है कि थोड़ा जीवन बदलिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में जाइए, फालतू खर्चे मत करिए। और जो काम करने से देश का पैसा बेकार होता हो, विदेश में जाता हो, तो बिल्कुल मत करिए। माने विदेशी वस्तु गलती से भी मत खरीदिए। आपको स्वामी जी बार बार कहते हैं, टीवी में आता रहता है कि एक भी विदेशी वस्तु आपने खरीदी तो देश का पैसा गया, और वो पैसा फिर आएगा नहीं वापस देश में। उतने पैसे की कमी जिंदगी भर रहेगी। इसलिए आप अपने जीवन में एक स्वदेशी वस्तुओं के अपनाने का सिद्धांत। अब आप ये पूछोगे पता कैसे चलेगा कौन सी वस्तु विदेशी कौन सी स्वदेशी? उसके लिए एक पत्रक बनाया है, जीवन दर्शन एक पुस्तक है, उसमें पीछे छपा हुआ है, आप ले सकते हैं। योग समिति वाले आपको दे सकते हैं, छाप के अलग से भी दे सकते हैं। वो जानकारी आपको हो जाएगी। बस मन में संकल्प आप करें। तो ये छोटे छोटे कुछ संकल्प आप करें देश के लिए, समाज के लिए। ये निवेदन करने आया। इतनी देर मैंने आपसे ये सब बातें की, आपने बड़े ध्यान से सुनी, मैं आपका आभारी हूँ। आप इन बातों को दूसरों को सुनाएंगे और भी आभारी रहूँगा। अब मेरी बातों पर अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता हो, कोई जिज्ञासा होती हो, तो आप जरूर पूछें, मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। मेरी एक ही विनम्र प्रार्थना है कि अगर हम सब बैठे हैं यहाँ एक साथ तो प्रश्न पूछें। एक एक उठ के जाने लगे तो फिर प्रश्न करना ठीक नहीं होगा। तो आप सब बैठेंगे, मैं भी बैठूंगा। प्रश्न करना है तो साथ में सुने, हो सकता है वो प्रश्न आपके भी काम आ जाए आपके जीवन में। देश में जो काला धन है, टैक्स से चोरी का बचा है, उसके लिए भी अपने पास कोई योजना है? हाँ, पीछे से प्रश्न आया है, वो ये है कि अपने देश में जो काला धन है, जिसकी मात्रा मैंने बताई ना 36 लाख करोड़ का, इसके लिए कोई योजना है? हाँ, इसके लिए योजना ये है कि इस काले धन को सफ़ेद बनाना है। और इसको सफ़ेद बनाने का 1 ही मिनट का काम है कि आप इनकम टैक्स कानून को जिस दिन रद्द कर देंगे, ये सारा काला धन अपने आप सफ़ेद हो जाएगा। और ये 36 लाख करोड़ कहीं छुपा हुआ रखा है लोगों के घरों में, ये अपने आप बाहर आ जाएगा। या तो लोग उसे बैंक में जमा कर देंगे, या तो उसको कारखाने लगाने में, उद्योग लगाने में इस्तेमाल करेंगे,
या उस पैसे का खर्चा करेंगे। तीनों ही स्थिति में ये पैसा इकोनॉमी में घूमेगा, अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। अब 36 लाख करोड़ रुपए अगर अर्थव्यवस्था में आता है तो इससे तो कितनी प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं पूरे देश की। तो काला धन जो पहले से तैयार है, जमा पड़ा है, इसको भी बाहर निकालना है। इसी के लिए इनकम टैक्स एक्ट में बड़ा संशोधन और फेरबदल करवाना है। वो एक बड़ी योजना है, उसकी भी कोशिश हमारी चल रही। और कोई प्रश्न? भारत स्वाभिमान अभियान ये कर रहा है कि जो शिक्षा व्यवस्था हमारी इस समय है वो अंग्रेजों की है। मैकॉले नाम का एक अंग्रेज आया, उसने शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया, उसके आधार पर स्कूल चलते हैं सारे के सारे। हम उस पाठ्यक्रम को बदलना चाहते, नया पाठ्यक्रम लाना चाहते। उसके लिए एक स्वदेशी शिक्षा का मॉडल हम बना रहे हैं और उसमें गुरुकुलों की व्यवस्था शुरू करने फिर से जा रहे हैं। पहले जो गुरुकुल हमारे यहाँ होते थे उनकी विशेषता सबसे बड़ी ये थी कि वो निशुल्क होते थे, माने शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध होती थी, वो गरीब हो या अमीर हो। आपको मालूम है श्री कृष्ण और सुदामा एक ही जगह पढ़ते थे। सुदामा के पास तो पैसे ही नहीं थे, कृष्ण तो करोड़पति थे, करोड़पति का बेटा या रोडपति का, सब एक साथ पढ़ते थे क्योंकि फीस नहीं लगती थी। तो शिक्षा तो निशुल्क ही होनी चाहिए। दूसरा, उस शिक्षा में जो ज्ञान होता था वो ऐसा होता था तो जीवन के काम का। अभी जो शिक्षा है इसमें ज्ञान ऐसा है जो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। जैसे मैं खुद मेरे से प्रश्न करता हूं, मैंने गणित पढ़ा, मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ा, उसमें x + y होल स्क्वायर पढ़ा, x - y होल स्क्वायर पढ़ा, x + y होल क्यूब पढ़ा, x - y होल क्यूब पढ़ा, खूब रटा, इम्तहानों में लिखा, नंबर भी लाया, लेकिन वो आज तक मेरी जिंदगी में काम नहीं आया। एक भी दिन काम नहीं आया x + y होल स्क्वायर। जब काम नहीं आया तो क्यों पढ़ा मैंने? मेरे टीचर कहते हैं काम उनको भी नहीं आया लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया क्योंकि उनको किसी ने पढ़ाया। तो ये भेड़िया दसान क्यों चलाना? तो जो ज्ञान काम नहीं आता उसको पूरा हटा देना ही अच्छा है, वो बोझा है। और जो हमें याद नहीं रहता वो भी हटा देना अच्छा है। हमें बहुत सारी चीजें याद नहीं है हमारी पढ़ाई की, क्योंकि वो काम की नहीं है इसलिए याद नहीं है। जो चीजें रोज काम आती हैं वो याद रहती हैं, जो रोज काम नहीं आती वो बेकार है। तो जो याद नहीं रहने वाला वो हटा दें, जो काम का नहीं है वो हटा दें। परिणाम जानते हैं क्या होगा? 12वीं तक की शिक्षा किसी भी विद्यार्थी को 2-3 साल में ही मिल जाएगी। उसका समय बच जाएगा, उसका नॉलेज बढ़ जाएगा। और फिर प्रोफेशनल एजुकेशन में भी हम यही कर सकते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस में। तो ये हम करना चाहते हैं। और हम क्या करना चाहते हैं? सारी शिक्षा मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, उड़िया, आसामी या हिंदी, इनमें पूरी पढ़ाई हो। अंग्रेजी बिल्कुल खत्म हो। अंग्रेजी किसी को सीखनी है भाषा के रूप में तो सीखे, जिनको विदेश जाना है, विदेश व्यापार करना है, वो अंग्रेजी सीखे। सबको मार मार के अंग्रेजी क्यों सिखाना? उससे उसका दिमाग कुंठित होता है। हमारे देश में पता है बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं लेकिन अंग्रेजी में हमेशा फेल होते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। उनका गणित अच्छा है, उनका फिजिक्स अच्छा है, उनका केमिस्ट्री अच्छा, अंग्रेजी खराब है। और अंग्रेजी खराब होने में हैरानी क्या है? क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, खराब तो होनी चाहिए। हमें अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए? इंग्लैंड में किसको हिंदी आती है जो हमें अंग्रेजी आनी चाहिए? जब वो हिंदी सीखने के लिए परेशान नहीं है तो हम अंग्रेजी सीखने के लिए क्यों मारामारी कर रहे हैं? और हम ऐसे मूर्ख लोग हैं जो अंग्रेजी का बाजा बजाते रहते हैं हमेशा, अंग्रेजी राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। दुनिया में 200 देश हैं, सबका मैंने पता कर लिया, सिर्फ 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं नहीं चलती। फ्रांस में फ्रेंच चलती है, जर्मनी में जर्मन चलती है, स्वीडन में स्वीडिश चलती है, डेनमार्क में डेनिश चलती है, रूस में रशियन चलती है, जापान में जापानीज चलती है, चीन में चाइनीज चलती है। सब देशों की अपनी भाषाओं में शिक्षा होती है, भारत में ही अंग्रेजी चलती है। और ऐसी मूर्खतापूर्ण भाषा है जिसका कोई और छोर नहीं है। पीयूटी पुट तो बीयूटी बुट, और बीयूटी बट तो पीयूटी पट।
CUT कट, BUT बट, तो PUT पट होना चाहिए कि नहीं? और अगर PUT पुट है तो BUT बुट, CUT कुट होना चाहिए। क्या मूर्खतापूर्ण भाषा है। अंग्रेजी में लिखते हैं चोपड़ा, CHOPARA, चोपड़ा लिखते हैं ना। अच्छा, कहीं पे CH चोपड़ा कर देते हैं, कहीं CH कोपड़ा कर देते हैं। अब कहां कर देते हैं? केमिस्ट्री लिखते हैं तो CHEMISTRY, वहां CH है, यहां CH है, यहां चोपड़ा हो गया, वहां केमिस्ट्री क्यों नहीं है? और अगर वहां केमिस्ट्री है तो यहां कोपड़ा क्यों नहीं है? कोई जवाब है? मूर्खतापूर्ण भाषा, जिसका कोई ग्रामर नहीं है, उधार लिया हुआ सारी दुनिया से, शब्द नहीं है उनके पास, सब उधार लिया हुआ है। शब्दों की इतनी कमी है अंग्रेजी में। एक शब्द है अंकल, ले दे के, चाचा हो, मामा हो, मौसा हो, फूफा हो, ताऊ हो, सब अंकल। हमारे यहां हो सकते हैं चाची हो, ताई हो, मामी हो, मौसी हो, सब आंटी, क्योंकि शब्द ही नहीं है। जिस भाषा में शब्दों का इतना अकाल हो उसको हम कहें कि बड़ी अच्छी भाषा है। हमारे पास हर बात के लिए एक खास शब्द है, उनके पास है ही नहीं। और अंग्रेजी के मूल शब्द तो बहुत कम है। लैटिन से उधार ले लिए, फ्रेंच से उधार ले लिए, जर्मन से ले लिए, फिर रशियन से ले लिए, फिर इनसे ले लिए, खिचड़ी बना लिया उन्होंने अपनी। हम उसको वाह वाह करते रहते। इसमें मत फंसिए। और अंग्रेजी के कुछ शब्द तो इतने खराब हैं जिनको हम जानते नहीं, बोलते रहते हैं फालतू में। हमारे देश में अधकचरे लोग बहुत हैं। अधकचरे लोग पता है कैसे? पिताजी हैं रामदयाल, माताजी हैं गायत्री देवी, बेटा है टिंकू। अब रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आया? अब उनसे मैं पूछता हूं भैया आपने इसका नाम टिंकू क्यों रखा? कुछ मालूम नहीं। फिर उनको दिखाता हूं कि देखो टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का। अंग्रेजी में टिंकू उसको कहते हैं जो आवारा हो, बाप की ना सुने, मां की ना सुने। आप अपने अच्छे खासे बच्चे को टिंकू टिंकू बोल बोल के आवारा करना चाहते हैं। नाम रखे हुए बबली, डबली, डिंकल, ट्विंपल, पंपल, पता नहीं क्या क्या नाम, कुछ मतलब नहीं जिन नामों का। उनको रख के क्यों अपना दिमाग खराब बच्चों का करते हैं खराब। और कुछ लोग तो ऐसे विचित्र हैं, कभी मैं उनसे मिलता हूं, अधकचरे लोग कैसे, ना तो अंग्रेज हुए ना हिंदुस्तानी रह गए, बीच के रह गए, त्रिशंकु। हाँ वो कभी मिलेंगे, कहेंगे राजीव दीक्षित शी इज माई मिसेज। मैं कहता हूँ ओ रियली शी इज योर मिसेज? क्योंकि उनको मिसेज का मतलब नहीं मालूम। मिसेज का मतलब जानते? मिसेज का मतलब होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री, वो मिसेस होती है। और यहां धर्म पत्नी को मिसेस बनाने में सब लगे रहते हैं। ऐसे ही बोलते हैं ओ ही इज माई मिस्टर। तो मैं पूछता हूं रियली? पति को छोड़कर कोई भी पुरुष मिस्टर होता है। और सबसे खराब अंग्रेजी का शब्द है मैडम। ये अंग्रेजी का तो है नहीं, ये फ्रेंच का शब्द है। फ्रेंच में शब्द है मादाम, MA मां, DAME दाम। मां माने मेरा या मेरी, दाम माने महिला, स्त्री, लड़की। मां दाम, मेरी महिला, मेरी स्त्री, मेरी जो भी कुछ है वो आपकी है। तो सब हो सकती है क्या आपकी? मैडम 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 मैडम, जिसको देखो उसको मैडम आप कहते रहते हो। क्या मूर्खता आप सब करते। ये सब बंद करो आप। ये मैडम कहना, मिस्टर कहना, मिसेस कहना बंद करो सर। मालूम ही नहीं है आपको, आप बकते जाते हैं, कहते जाते हैं। मुझे तो इतनी खुंदक होती है कि कोई महिला अपने को मैडम कहलवाती कैसे है, क्योंकि पता ही नहीं है उनको मैडम का अर्थ क्या है। और ये तो बहुत ही खराब शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी में हेडमास्टर, हेड मिस्ट्रेस। आप तो सुन नहीं पाएंगे उनकी डेफिनेशन जो है। मैं थोड़ी अंग्रेजी और अमेरिकी सभ्यता पर बहुत काम कर रहा हूँ, रिसर्च बहुत किया है। हर शब्द का एक इतिहास है। अंग्रेजी में मिस्टर शब्द कहाँ से आया, मिसेस कहाँ से आया, मैडम कहाँ से आया, इसका अपना पूरा हिस्ट्री है। अगर वो जान लें तब इस्तेमाल करें तब तो समझ में आता। बिना जाने बूझे हम इस्तेमाल करते। बंद करिए ये सब, इसमें कोई शान की बात नहीं है। श्रीमान कहिए, श्रीमती कहिए। श्रीमती कितना सुंदर शब्द है। श्री
माने लक्ष्मी, मति माने बुद्धि, लक्ष्मी और सरस्वती माने बुद्धि और लक्ष्मी जहां एक साथ हो वो श्रीमती, वो मिसेज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। तो गर्व करिए अपनी भाषा पर, भाव रखिए अपनी भाषा का। जो व्यक्ति अपनी भाषा पर गर्व नहीं कर सकता वो किस पे करेगा? भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भेषज, ये सब गर्व करने की चीज है। अंग्रेजी में ये नहीं मिलेगा आपको। अंग्रेजी सीखिए भाषा के रूप में, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उसको जीवन में ओढ़िए और बिछाइए मत कभी, दूर रखिए थोड़ा। जबरदस्ती किसी पे रौब झाड़ने के लिए अंग्रेजी बोलने लगे, वो बहुत खराब है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें ध्यान रखिए। हम चाहते हैं भारत स्वाभिमान की शिक्षा व्यवस्था ऐसी जिसमें अंग्रेजी की जरूरत ना पड़े, मातृभाषा में सारी पढ़ाई हो, पाठ्यक्रम हमारा अपना हो, मैकॉले वाला पाठ्यक्रम हम हटा दें, गुरुकुल पद्धति फिर से आए जहां शिक्षा निःशुल्क मिले, क्या करोड़पति क्या रोडपति, और विद्यार्थियों को जो पढ़ाया जाए वो ऐसा हो जो उनके जीवन में काम आए। जो जीवन में काम नहीं आता वो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। उसके लिए हम एक अभ्यासक्रम बना रहे हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, आपको मैं दे दूंगा। आपकी इच्छा हो तो उस अभ्यासक्रम को आधार बना के यहाँ होशंगाबाद में भी गुरुकुल शुरू कर सकते, 1 नहीं 10 कर सकते। उसके लिए पहले शिक्षकों को तैयार करेंगे। जैसे अभी हम योग शिक्षक तैयार करा रहे हैं, वैसे ही इन गुरुकुलों के लिए शिक्षक तैयार करेंगे, उनके भी प्रशिक्षण शिविर होंगे। आप चाहें तो अपना गुरुकुल चला सकते हैं, समूह में चला सकते हैं। पूरी शिक्षा व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं। और इस शिक्षा व्यवस्था में इम्तहान नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान की परीक्षा नहीं ली जा सकती। ज्ञान असीमित है, कोई परीक्षा नहीं ले सकता उसकी। ज्ञान तो सीखना और सिखाने का काम होता है। हमारे गुरुकुल चला करते थे, कोई परीक्षा नहीं होती थी उनमें, और सर्टिफिकेट के लिए कोई कुछ नहीं करता था, ज्ञान के लिए सारा होता था। तो हम चाहते हैं कि वो शिक्षा पद्धति आए। उसके लिए हमारी कोशिश है कि अलग से बोर्ड बने इस देश में। जैसे एक सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, ऐसे ही हम अपना अलग बोर्ड बनाएंगे, उसके नीचे सब गुरुकुल चलाएंगे और उनकी मान्यता वहीं से होगी। तो अभी एक पतंजलि विश्वविद्यालय तो बन ही रहा है, थोड़े दिन में तैयार हो जाएगा, उसके नीचे ये सब काम चलेगा। तो आपकी इच्छा होगी तो आप भी इसमें जुड़ पाएंगे। ये बहुत बड़ा अभियान होगा, जैसे योग और प्राणायाम का है ना, वैसे ही शिक्षा के स्वदेशीकरण का अभियान लगभग 2 साल में शुरू होगा। बहुत बड़ा अभियान होने जा रहा है, क्योंकि शिक्षा अगर नहीं बदलेगी तो नया भारत नहीं बनेगा। मूल से, जड़ से तो हमें करना ही पड़ेगा। तो वो भी कोशिश है। अब इस विषय पर अगर मैं व्याख्यान देता हूं तो 3 घंटे लगता है। आपने प्रश्न पूछा तो मैंने संक्षेप में बताया। अगर आपकी इच्छा हो तो संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, पत्र डाल सकते हैं, फोन कर सकते हैं। जी, नहीं, जरूर करें, बस ये चेतना के साथ करें, ध्यान के साथ करें कि हमारा वोट कितना कीमती है। आपका एक वोट किसी को 6,14,000 करोड़ रुपए लूटने का लाइसेंस दे देता है। इसको ध्यान रखें। हम हमारे वोट का इस्तेमाल करते हुए ये ध्यान नहीं रखते। हम चुपचाप जाते हैं और बिना किसी कदर के दे के चले आते हैं। सोचते नहीं, विचारते नहीं कि जिस व्यक्ति को हमने दिया है वो इस लायक है भी या नहीं भी। चूंकि हम ये विचार नहीं करते, इसलिए गुंडे, बदमाश, चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, मवाली जीत के पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर पार्लियामेंट में पहुंचे हुए, जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, मर्डर के केस चल रहे हैं, वो पार्लियामेंट में पहुंचे हुए। ये हमारी बेकदरी का नतीजा है। तो हम ध्यान रखें वोट देते समय कि ये कितना कीमती है। मेरा ये कहने का मतलब है, आप वोट जरूर करें, बिना वोट करे नहीं रहें, लेकिन जिसको वोट दे रहे हैं वो आपके वोट का पात्र है या नहीं, इसको जरूर ध्यान में रखें। उसका चरित्र कैसा है, चाल चलन कैसा है, देशभक्ति कितनी है, राष्ट्रभक्ति कितनी है, किस लिए वो जा रहा है संसद और विधानसभा में, ये सब चीजें आपकी ध्यान में होनी चाहिए। उनको देखकर वोट करें। और मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं खुल के, पार्टी को कभी भी वोट ना करें, प्रत्याशी को वोट करें।
हमारे यहाँ क्या होता है ना, पार्टी एक साथ टिकट बांट देती है चोर उचक्के लुच्चे लफंगे गुंडों को, और एक पार्टी ने गुंडों को दिया, दूसरी उससे बड़े गुंडे को देती है, क्योंकि गुंडा ही गुंडे को टक्कर दे सकता है। ये उनके तर्क हैं, कुतर्क है। हाँ, व्यक्ति को वोट दें। हाँ, तो तीसरा अपना खड़ा करें। अगर आपके यहाँ ऐसी मजबूरी आ जाए कि 2 गुंडे हैं बड़े बड़े, तो तीसरा अपना प्रत्याशी खड़ा करें। ये मेरा कहना। जो चरित्रवान है, जो आपके वोट की कदर कर सकता है, जो देश और समाज के लिए काम कर सकता है, उसको आप खड़ा करें और जिता के विधानसभा या लोकसभा में पहुंचाएं। पार्टियों के खड़े किए हुओं को हराएं, ध्वस्त करें उनको, क्योंकि पार्टियां कई बार इतने घमंड और गुरूर में होती हैं, वो क्या सोचते हैं हमने खड़ा कर दिया, जीतने ही वाला है। अभी इनका ये घमंड तो तोड़ ही देना है कि तुमने खड़ा किया हुआ हमेशा जीतेगा, गारंटी नहीं है। लोगों ने खड़ा किया हुआ भी जीत सकता है, और ऐसा मध्य प्रदेश में हुआ है, मुझे सुनाई दिया, रतलाम में हुआ है, बड़े बड़े दिग्गजों को धराशायी कर दिया लोगों ने। तो अगर ये एक जगह हो सकता है तो सब जगह होना चाहिए। ये चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों को बड़ा घमंड है, बड़ा गुरूर है कि मैं तो जीत के ही आने वाला हूँ, मुझे कौन हराने वाला है, मैंने यहाँ मैनेज किया है, मैंने वहाँ में। इनका घमंड और गुरूर तो टूटना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बहुत खतरनाक होता है। यही घमंड और गुरूर पूरे देश को इमरजेंसी तक लेके चला जाता है, जिसमें सारे अधिकार लोगों के खत्म करने पड़ते हैं। यही घमंड हो गया था श्रीमती गांधी को कि मेरी सत्ता को कौन चुनौती दे सकता, मैं तो सर्वे सर्वा इस देश की। और वो काले दिन उन्होंने दिखाए इस देश को, जो भगवान न करे दोबारा देखने पड़े। इसी देश की जनता ने उनका घमंड तोड़ा था, गुरूर तोड़ा था। जो गांधी, श्रीमती गांधी हारती नहीं थी कहीं से चुनाव, उनको पानी पिला दिया था, उनकी जमानत जब्त हो गई थी इस देश में, आपको मालूम है। तो इस देश की जनता में उतनी चेतना और उतना विश्वास हमेशा रहना चाहिए कि कोई सिर चढ़ के ना बैठ जाए। वो आपका प्रतिनिधि है, मालिक नहीं है, वो आपका सेवक है, नौकर है, वो मास्टर नहीं है इस देश का। उसको उसकी जगह दिखा के रखो। हमने इनको बहुत ज्यादा सिर चढ़ा लिया है, अपने जनप्रतिनिधियों को। हर बड़े छोटे काम में हम लेके पहुंच जाते हैं, आओ नेताजी, आओ नेताजी, हमारा ये उद्घाटन, हमारा वो। क्या दिमाग खराब कर रखा है आपने। वो इस काम के लिए थोड़ी है जो आपका उद्घाटन करते फिरे, वो कानून बनाने के लिए भेजे गए हैं विधायिका में, लोकसभा में, वही काम करने देना चाहिए। हरी झंडी हिला रहे हैं जैसे कोई गार्ड खड़ा हो गया, ट्रेन का उद्घाटन, इसका उद्घाटन, कहीं मृत्यु देने वाला जो शमशान है वहां भी उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, नल का उद्घाटन, माने मजाक बना दिया पूरी लोकसभा, पूरी विधानसभा को। हर छोटे बड़े काम में होटल का उद्घाटन करने पहुंच गए किसी कहीं। ऐसी स्थिति हमने बना रखी है। क्यों दिमाग खराब किया? हमारे पास क्या विद्वानों की कमी हो गई है जो उद्घाटन करने को हमें नहीं मिलते, या हमारे पास अच्छे लोगों की कोई कमी हो गई है? अपने जीवन में थोड़े परिवर्तन लाइए, इनको इनकी जगह रहने दीजिए। देखिए, पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है, लेकिन कितनी जरूरी है, एक मेरा सूत्र है, इस पर आप हंसिए मत, चिंतन करिए, विचार करिए। हमारा पूरा घर होता है ना, उसमें एक टॉयलेट होता है, एक टॉयलेट के बराबर पूरी पॉलिटिक्स है, बस। वो पूरा घर नहीं है। टॉयलेट में जाते हैं क्योंकि बिना जाए काम नहीं चलता, उतना ही है पॉलिटिक्स, इससे ज्यादा नहीं है। हमने इसको पूरा घर बना दिया है। हमारे घर का पूजा घर, हमारे घर का रसोई घर, हमारे घर का ड्राइंग, सब पॉलिटिक्स 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 कर दिया। माने समाज के हर अंग में इसको फैला दिया। ये गड़बड़ हो गई है, इससे संतुलन टूट गया हमारा विचार करने का, आचरण करने का। इस संतुलन को वापस लाने की जरूरत है। पॉलिटिक्स आपके जीवन का छोटा सा हिस्सा है, शायद 5%, 10%, बहुत अधिक तो 15%। उसको उतना ही रखिए, पूरा जीवन उसमें आपका डूब जाए ऐसा मत करिए। समाज में उसके अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए और करवाने के लिए। हम लोग भारत स्वाभिमान की तरफ से यही करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स को थोड़ा सा हिस्सा मानकर, बाकी काम उससे ज्यादा बड़े हैं इस देश में, उनको करने की तैयारी इस भारत स्वाभिमान की मदद से हो रही। क्योंकि कोई पार्टी ये काम नहीं करेगी, हमें ही करना पड़ेगा। हाँ,
इसमें मानसिकता बनती है व्यवस्था से। ये जो व्यवस्था है ना, वो लोगों को मजबूर करती है। इस व्यवस्था में क्या है, जो पैसे वाला है वही जिंदा रह सकता है, जो गरीब है उसके जिंदा रहने के रास्ते बंद हैं। इसलिए हर आदमी पैसे वाला बनना चाहता है, क्योंकि व्यवस्था उसको जिंदा नहीं रहने देती। आप व्यवस्था को बदल दो और ऐसी कर दो कि गरीब से गरीब भी सम्मान के साथ जिंदा रह सके इस व्यवस्था में, तो किसी की आकांक्षा नहीं है लखपति होने की, वो तो व्यवस्था की मजबूरी उसको तकलीफ देती है। तो हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं जिसमें गरीब से गरीब भी सम्मान के साथ जी सके, रह सके। अमीर गरीब तो सभी समाज में रहेंगे, क्योंकि हाथ की 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा। वो उतना ही रहना चाहिए जितना उंगलियों का है। ये नहीं कि एक आदमी को रोज 20 रुपए भी नहीं है और एक को 1 मिनट में 20,000 है। तो व्यवस्था बदल के आदमी के मन में आश्वस्ति ज्यादा हम पैदा कर सकते हैं, तब वो लखपति बनने का ख्वाब छोड़ देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि रोडपति होके भी वो सम्मान के साथ रह सकता है। तो सम्मान बढ़ाना है उसका, ऐसी व्यवस्था बनानी। जी, दो तीन छोटे काम हैं। एक तो ये काला धन खत्म कर दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा इनकम टैक्स की मदद से। दूसरा काम ये कर दीजिए कि जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनको फांसी और मृत्यु दंड की सजा, कानून बना के। जैसे आपने कानून बनाया ना, बलात्कारी आदमी है उसको 14 साल की जेल, या बलात्कार करने के बाद मर्डर कर दिया तो फांसी। ऐसे ही आप बना दो कि आपने सरकारी पद पे रहते हुए भ्रष्टाचार किया, जैसे चीन में है, वहां फांसी की सजा है, 1 ही मिनट लगता, गोली मार देते हैं। चीन में सरकारी पद पर रहते हुए आपने रिश्वत खाई और आप पकड़े गए तो भगवान भी नहीं बचा सकता, 3 दिन नहीं लगते उनको, तीसरे दिन तो गोली मार देते हैं। हाँ, ये भी सही है कि करप्शन है, लेकिन उनका करप्शन और हमारे करप्शन में जमीन आसमान का अंतर है। उनका करप्शन वैसा ही है जैसे अमेरिका में, ऊपर के लेवल पर, टॉप में। हमारे यहाँ जैसे ये तहसीलदार के पास जाओ, अपनी जमीन के कागज निकलवाओ तो कहेगा 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो। बाबू के पास जाओ, क्लर्क के पास कहेगा 1 चाय प्याला पिला दो, 2 चाय पिला दो। ये नीचे के स्तर पर छोटी छोटी, ये चीन में नहीं। वहां आदमी बहुत आराम से जिंदा रहता है। चीन में क्या है, ऊपर के लेवल पे करप्शन है, लेकिन पकड़ गए तो सजा इतनी कठोर है कि रूह कांप जाती है। चीन में और इसी तरह का है, मिलावट आपने की, पकड़े गए तो कोई बचा नहीं सकता फांसी से। अभी चीन में मिलावटी दूध पकड़ा गया, केस आ गया, 3 महीने में फैसला हो गया। एक साथ 543 लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया चीन की सरकार ने, मिलावटी दूध पकड़ा एक साथ, बिना मुरब्बत के। अब हमारे यहाँ मिलावटी काम करने वाले सालों साल जिंदा रहते हैं, कोई उनको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कानून ऐसे। तो आप कानून कुछ जगह थोड़े कठोर बना दो, भ्रष्टाचार के, मिलावटखोरी के, आप देखो इस पे बहुत कंट्रोल आ जाएगा। और समाज में गरीब से गरीब आदमी को सम्मान के साथ जिंदा रहने का रास्ता खोल दो, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार उसी दिन खत्म हो जाएगा। हर आदमी पैसा कमा के जिंदा रहना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है इससे सम्मान बढ़ता है। आप दूसरे चीजों में सम्मान बढ़ा दो, उसका कारीगरी का सम्मान बढ़ा दो, ज्ञान का सम्मान बढ़ा दो, उसके नॉलेज का सम्मान बढ़ा दो, वो पैसे की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि पैसा तो उतना ही चाहिए खाने पीने के लिए। सम्मान दूसरी चीजों से मिलने लगे पैसे के अलावा, तो उस रास्ते पे लोग चल पड़े। ये तो हम जैसी व्यवस्था बनाए वैसे बनने की बात। जी, जी, एक ही बात है, हमारे देश की सरकारें ये कहती हैं कि कृषि अगर लाभकारी हो गई तो नेताओं की राजनीति डूब जाएगी। नेता ये कहते हैं कि राजनीति चलाने के लिए गरीबी रहनी ही चाहिए, भूखमरी होनी ही चाहिए, बेरोजगारी होनी। मैं आपको बिना किसी लाग लपेट के कहता हूं, एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे जो अब जीवित नहीं है, उनका नाम था चंद्रशेखर। एक बार मैंने उनसे ये बात की जो आपने मुझसे की कि कृषि को लाभकारी क्यों नहीं बना सकते, क्या मुश्किल है, आसान काम है। तो उन्होंने कहा आसान तो है, बनाना भी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ कानून में फेरबदल करने की जरूरत है। एक एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट है, उसको हटा दो, पूरी कृषि लाभकारी हो जाएगी, आराम से हो जाए। फिर मैंने कहा क्या मुश्किल है,
उन्होंने कहा हमें मुश्किल एक ही है कि अगर ये लाभकारी मूल्य में आ गए सारे किसान तो इनकी गरीबी खत्म। ये गरीब नहीं रहेंगे तो हमको नहीं पूछेंगे, हमारी राजनीति नहीं चलेगी, हमको माला कौन डालेगा, हमारी जय जयकार कौन करेगा, हमारी जिंदाबाद कौन करेगा, ये तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे जैसे हो जाएंगे फिर। इसलिए हम चाहते हैं कि ये गरीब के गरीब ही रहें, इसलिए हम नहीं चाहते कि इनको लाभकारी मूल्य मिले। तो मैंने कहा ये आप कह रहे हैं? उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूं, सभी प्रधानमंत्री यही कहते हैं, बस अंतर इतना है कि मैं खुल के कह रहा हूं, बाकी पर्दे के पीछे कहते हैं। तो कोई सरकार नहीं चाहती कि गरीबी, भुखमरी, बेकारी खत्म हो, क्योंकि उससे उनका आधार ही खत्म होता है। उनका तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ना, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, वो खत्म नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो इसी व्यवस्था को चलाना चाहते। अब आपके ऊपर है कि आप इसको ताकत लगा के खत्म कर दें तो व्यवस्था आपके हिसाब से चलेगी। ये हमारे लिए है मुख्य बात समझनी। बहुत आसान है, कृषि लाभकारी हो सकती है। आप सिर्फ इतना कर दो कि जैसे उद्योगपति अपने कोई भी उत्पाद का भाव तय करता है, वैसे किसान अपने हर उत्पाद का भाव खुद तय करेगा, बस बात खत्म हो गई। उसको जो लगता है गेहूं बेचेगा उस भाव में, उसको जो लगता है चावल बेचेगा उस भाव में। अगर जूता बनाने वाला मोची अपने जूते का भाव तय कर सकता है तो गेहूं पैदा करने वाला किसान क्यों नहीं कर सकता अपने गेहूं का भाव तय? अपने हिसाब से तय कर लेगा। जिसको खरीदना खरीदे, नहीं खरीदना ना खरीदे। जैसे जूता होता है, चप्पल होता है, टूथपेस्ट होता है, टूथब्रश होता है, इनके भाव सरकार तय करती है क्या? वो अपने भाव खुद तय करते हैं। किसान को भी छोड़ दो, अपने भाव तय कर लेगा, तो उसमें सब चीजें जोड़ेगा वो, है जी। हाँ, तो आप ये जो क्रेता का किस्सा है ये विक्रेता का कर दो। जैसे पूरी इकोनॉमी में विक्रेता भाव फिक्स करता है, ऐसे ही किसान की इकोनॉमी में विक्रेता फिक्स करेगा। इतना ही करना है, पूरी कृषि लाभकारी हो जाएगी। आपकी 99% आपकी सभी बातों से मैं सहमत हूँ और जीवन में भी उतारा। एक ही चीज, दूध थोड़ा सा बदले तो उससे आपका दूध का हमारा नैतिक अधिकार कैसे है पीने का? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है इनका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल को मैं थोड़ा और अच्छे से कहता हूँ, इन्होंने नहीं कह पाया, मैं कहता हूँ। इनका ये कहना है, और इस देश में कुछ लोगों का ये कहना है, विशेष रूप से मेनका गांधी जैसे लोगों का ये कहना है कि दूध तो जानवरों के बच्चों के लिए है। जैसे माँ का दूध अपने बच्चे के लिए है, वैसे ही जानवरों का दूध अपने बच्चे के लिए है, ये उनका कहना है। मैंने इसमें थोड़ा काम किया, थोड़ा जानने की कोशिश की कि हमारे देश में गाय होती है, बैल होती है, भैंस होती है, तो हमारे देश में ऐसी भी गाय हैं जो 60 लीटर, 70 लीटर, 80 लीटर दूध देती हैं। थरपारकर, साहिवाल, कांकरेज, अमृत महल, राठी कुछ ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं। अब बछड़े का दूध जो होता है, जो वो रोज पी सकता है, वो उसके वजन का 1/10वां हिस्सा होता है। ये विज्ञान का नियम बता रहा हूँ आपको। कोई भी बछड़ा या बछड़ी, उसका जो कुल वजन है उसका 1/10 हिस्सा ही वो दूध पी सकता है। मान लो बछड़े का वजन है 10 किलो, कल्पना करो, जब वो पैदा होता है 15 किलो, कल्पना करो, तो वो एक दिन में 1.5 लीटर ही दूध पी सकता है। ज्यादा पिलाओगे दस्त हो जाएंगे, उसको टट्टियां हो जाएंगे। अब सुनो, अब वो 1.5-2 लीटर तो पी सकता है, अब उसकी मां को दूध उतरता है 15 लीटर, तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे, या तो बछड़े को ज्यादा पिलाएंगे तो वो बीमार होकर मर जाएगा, या बछड़े को दूध 1.5-2 लीटर ही पिलाएंगे, बाकी दूध मां को उसके थनों में ही छोड़ देंगे तो मां मर जाएगी। क्योंकि दूध जो है ना वो प्रोटीन है, और जब वो सूखेगा तो वही ट्यूमर में कन्वर्ट होगा और कैंसर होगा और वो गाय मर जाएगी। आपको मालूम है, जिस गाय का दूध नहीं निकाल पाते उसको इतनी वेदना होती है, इतनी पीड़ा होती है, चिल्लाना शुरू कर देती है वो। कई बार क्या होता है ना, माँ जैसे वैसे ही गाय, कोई माँ है ना, जन्म देते ही उसका बच्चा मर गया, तो अंदाजा लगा लो उस माँ को कितनी तकलीफ होती है, उसका दूध नहीं निकलता। वैसे ही गाय का बच्चा मर गया, अब दूध तो बच्चे के लिए है, वो तो मर गया, आप तो निकालोगे नहीं, क्योंकि आप नैतिक मानते हो, अनैतिक मानते हो, तो मर जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि बछड़े और बछिया के लिए वजन के अनुपात के हिसाब से दूध छोड़िए। तो हमारे किसान अक्सर ये करते रहे कि 1 थन का दूध बछड़े और बछड़ी के लिए, 3 थन का दूध अपने लिए। तो ये बैलेंस की व्यवस्था है,
पूरा दूध निकलता भी रहे, माँ भी जिंदा रहे, बछड़े भी जिंदा रहे, बछिया भी जिंदा रहे। अब क्या हुआ इस देश में, कुछ लोगों ने कहना शुरू किया दूध बच्चे का अधिकार है, आप पी रहे हैं तो आप अनैतिकता कर रहे हैं। तो अब फैल गया, दूध पीना बंद कर दो। क्या पियोगे? आपके पास कैल्शियम का दूसरा स्रोत क्या है? दूध के अलावा हिंदुस्तानियों के पास कैल्शियम का दूसरा स्रोत क्या है? दूध है, दही है, मक्खन है, मट्ठा है, घी है, ये कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। इसके अलावा है क्या आपके पास? दालों में प्रोटीन है, गेहूं में, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और दूसरी चीजें हैं। कैल्शियम नहीं मिलेगा, हड्डी बनेगी नहीं, हड्डी बनेगी नहीं, शरीर चलेगा नहीं। कैल्शियम का एक ही भंडार है, दूध और दूध की बनी हुई चीजें। इसलिए भारतीय भोजन व्यवस्था में दूध सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है, और बच्चों के लिए तो सबसे बड़ा भोजन यही है, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे को कैल्शियम सबसे ज्यादा चाहिए। अमेरिका और यूरोप में दूध की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके कैल्शियम की पूर्ति के लिए उनके पास दूसरी कई चीजें हैं। वो बीफ ईटर है, मांस खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं। गाय के दूध में कैल्शियम है, गाय के शरीर में कैल्शियम है, उसके मांस में बहुत कैल्शियम है, तो गाय का मांस खा के कैल्शियम की पूर्ति कर लेते हैं। सुअर का मांस खा के और ज्यादा कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। पोर्क ईटर हैं, बीफ ईटर हैं, मटन खाते हैं, ये सब खाते हैं, वो पूर्ति कर लेते हैं। हम शाकाहारी हैं, हमारे पास तो एक ही चीज है दूध, और दूसरी कोई चीज नहीं है। इसलिए भारतीय व्यवस्था में तो दूध की सबसे बड़ी जरूरत है। आप नहीं पिएंगे, जानवर मर जाएंगे, दूध नहीं निकालेंगे तो उनका। इसलिए दूध तो निकाल। भैंस में भी सामान्य रूप से 10-12 लीटर दूध होता है। एक दिन में उसके बछड़े को 1.5-2 लीटर की ही जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत है नहीं। बाकी तो निकाल के आपके लिए ही है। अभी मैं चलते चलते आपको मेरा पता दे देता हूं, कभी भी आपके मन में सवाल आए तो आप पूछ सकते हैं। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, राजीव दीक्षित, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, आप मुझे पत्र लिख सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस चाहें तो वो लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल मेल करना बहुत सस्ता है, आसान है। RAJIVDIXIT, कुछ बीच में कॉमा फुल स्टॉप नहीं है, एक साथ है। RAJIVDIXIT, राजीव दीक्षित, ABA, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, A फॉर एप्पल, ABA, ये पूरा एक साथ है। RAJIVDIXIT ABA @rediffmail.com @rediffmail.com। मेरा फोन नंबर चाहे तो लिख सकते हैं 9837342711।